Assalamu alaikum. I hope all of you are doing well. My name is Abdullah Khan Jamali, and my today's topic is independent Kazakhstan. अच्छा, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थैंकफुल हूँ सर फैसल जावेद का, जिनकी सरबराही के अंदर हम लोग ये पूरे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और इन वीडियोस को सर अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। ओके। सो सबसे पहले हम लोग ये स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। 16 दिसंबर 1991, 16 दिसंबर 1991 को बेसिकली हुआ क्या था? अच्छा जी, ऑन 16 दिसंबर 1991 कजाकिस्तान ने डिक्लेयर किया था कि अब हम इंडिपेंडेंट स्टेट हैं फ्रॉम सोवियत यूनियन, यानी कि आप लोग कह सकते हो कि सोवियत यूनियन से अलग हो गए थे। ओके। अच्छा, अलग होने के इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। उसका रीजन ये था कि इस कंट्री के अंदर 15.3 मिलियन पीपल रहते थे, जो कि एक बड़ी पॉपुलेशन है। और बड़ी पॉपुलेशन होने के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के और अलग अलग रिलीजन्स के और अलग अलग कास्ट के लोग भी रहते थे, जिसकी जिसकी डिस्क्रिप्शन ये रही, इंक्लूडिंग 64.4% जो थे वो काजिक खुद थे, 20% रशियंस थे, यूक्रेनीज थे, यूज़बेक्स थे, जर्मन्स थे, ततारास ततारास कहते हैं इनको। और जो बाकी मिक्स कास्ट कह लो आप लोग, या फिर दूसरी कंट्रीज के लोग बहुत सारी, वो 5.3% वो थे। अच्छा, ये सेंट्रल एशिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कहलाती थी उस ओके, एंड हैज द लार्जेस्ट टेरिटरी। इसकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट टेरिटरी थी इन द रीजन, एंड इज द नाइन्थ लार्जेस्ट लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के अंदर नवी लार्जेस्ट कंट्री ये आती थी। इट हैज हिस्टोरिकल बीन द मोस्ट एथनिकल डाइवर्स कंट्रीज इन द रीजन। रीजन यानी कि सेंट्रल एशिया के अंदर इसकी एक अपनी खास इंपॉर्टेंस थी। इन शॉर्ट अगर आसान अल्फाजों में मैं इसको टोटल समराइज करूं तो ये है कि जब कजाकिस्तान अलग हुआ था सोवियत यूनियन से, यानी कि जब उसने अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान किया था, उसके बाद उसको काफी ज्यादा फायदे हुए। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। द कजाकिस्तान गवर्नमेंट। अच्छा, द कजाकिस्तान गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू द सोशल सोशल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। जाहिर सी बात है, जब एक कंट्री खुद मुख्तार होती है, अपने कदमों पे खड़े होने लगती है, तो उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जिसके अंदर उनको जाहिर सी बात है सबसे पहले अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, फिर उनको अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर हम लोग किसी से अलग हुए हैं तो अब हमारे पास अपनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमें हमला करके कैप्चर कर ले, या फिर हमें नुकसान पहुंचा दे, या फिर खत्म कर दे। तो इसलिए ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट थी। और सोशल उनको होने की इसलिए जरूरत थी, अगर फॉर एग्जाम्पल वो लोग सोशल ना होते, वो लोग आइसोलेटेड होते, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया उनको पहचान नहीं पाती, उनको समझ नहीं पाती, दुनिया को पता नहीं लगता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री खुद मुख्तार हुई और वो बाद में अपने जो उसके बाकी उसके जो अपने अंदर रहते सिटीजन्स थे, ठीक है, सिटीजन से वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही है, यानी कि उन लोगों का जो है कम्युनिकेशन ब्रिज नहीं बन पा रहा है। कम्युनिकेशन ब्रिज को आसान अल्फाजों में ये कहना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका कम्युनिकेशन ब्रिज अच्छा नहीं है अपने सिटीजन्स के साथ, जाहिर सी बात है वो पॉलिटिकल पार्टी कामयाब नहीं हो सकेगी। उसका रीजन यही है कि उन लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। तो इस वजह से इनको अपनी इन तमाम चीज़ों को स्टेबल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के मतलब ये तमाम चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, और इन्होंने इसके ऊपर अच्छा काम किया। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इन द अर्ली 1990s कजाकिस्तान। अच्छा, 1990s में क्या हुआ था, कजाकिस्तान ने अपने आप को रिप्रेजेंट करा था एज अ इकोनॉमिक टाइगर ऑफ सेंट्रल एशिया। यानी कि इकोनॉमिक टाइगर ऑफ सेंट्रल एशिया, ये जो टर्म है इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वो अपने आप को सेंट्रल एशिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इकोनॉमिक कंट्री कहने लग गए थे, बिलीविंग द इनॉर्मियस रिजर्व ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जिसका रीजन ये था कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, जिसके अंदर हमारे पास ऑयल था। ठीक है, ऑयल के सिर्फ ऑयल नहीं, पहली चीज तो ये कि ऑयल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर किसी कंट्री के पास ऑयल है तो वो उसको सेल करके बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकती है, और वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री में आती है। अच्छा, उसके अलावा इनके पास और भी चीजें थी। फ्रॉम द सोवियत एरा के अंदर इनकी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी, ठीक है। ऑयल एक्सट्रैक्टिंग सेक्टर्स जो थे वो डेवलप हुए थे, उसके अलावा इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हुआ था, रेल रोड्स बने थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ था। ये तमाम रीजन थे जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को ये टर्म दी थी, इकोनॉमिक टाइगर ऑफ सेंट्रल एशिया। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ये रेफरेंस दूंगा। अब देखें, इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि किसी भी कंट्री को
डेवलप कंट्री में डेवलप कंट्री बना सकती हैं, और यही सेम चीजें किसी भी कंट्री को बिल्कुल अंडर डेवलप, या फिर आप लोग कह लो बिल्कुल पोसीदा कंट्री, या फिर आप लोग कह लो बिल्कुल अनडेवलप कंट्री भी बना सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी कंट्री के अंदर बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन अचानक से वो लोग बैंक हो जाते हैं किसी वजह से, ठीक है, या फिर उनकी इकोनॉमी डाउन हो जाती है, या फिर कुछ भी, जाहिर सी बात है उसके बाद उस कंट्री को हजारों किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, अपने तमाम सेक्टर्स को देखना पड़ेगा, अपनी इंडस्ट्रीज को बेटर करना पड़ेगा, अपनी एग्रीकल्चर को बेटर करना पड़ेगा अगर वो एग्रीकल्चरल कंट्री है तो, और बहुत सारी चीजें, ठीक है। और यही वाला एग्जैक्ट सीन हमारा चलता है ग्लोबलाइजेशन के साथ। अगर कहीं पे कोई तूफान आ गया या कुछ हो गया, ये ईच एंड एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड। इकोनॉमिक चेंजेस एंड ग्लोबलाइजेशन, बहुत विनर्स एंड लूजर्स, ये वही वाली सेम लाइन कि इकोनॉमिक चेंजेस और ग्लोबलाइजेशन जो है वो या तो आपको विजेता बना देगी, या तो आपको एक हारा हुआ इंसान बना देगी। अच्छा, बिटवीन 1990 एंड 1999 कजाकिस्तान इकोनॉमिक एक्सपीरियंस्ड अ स्टीप डिक्लाइन, यानी कि उनकी जो इकोनॉमी थी उसने एक बहुत बड़ा, आप लोग कह लो एक बहुत बड़ा फॉल, एक बहुत बड़ा नुकसान झेला, स्पेशली इन द एग्रीकल्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, ठीक है। हाउएवर द कंट्री अट्रैक्टेड, अच्छा, इन्होंने एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा फ्लैक्स इनको फेस करना पड़ा, लेकिन कंट्री ने सिर्फ अपने ऑयल की वजह से, गैस की वजह से, और अपने बाकी मेटल जो वो एक्सट्रैक्ट करते थे उसकी वजह से उन्होंने फॉरेन जितने भी बिजनेसमैन थे, या फिर आप लोग कह लो दूसरी कंट्रीज को अपनी तरफ रागिब किया कि हमारे पास ये चीज़ है, आप लोग इसको आके हमसे बाय कर लो, या फिर आके यहाँ पे आके अपनी इंडस्ट्री लगा के यहाँ पे काम करो और हमें उसका 10% दो, समथिंग लाइक दैट। ओके, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, एज वी नो इंडस्ट्री और सर्विसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में, और जब वो कंट्री खुद मुख्तार हो गई हो तो उसके बाद ये तमाम चीजें लाजिम हो जाती हैं उसके ऊपर, अगर उनके पास ये नहीं होगा तो उनकी इकोनॉमी में हमेशा फ्लैक्स ही रहेगा। अच्छा, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज आर द टू मेन पिलर्स ऑफ कजाकिस्तान पोस्ट सोवियत नेशनल इकोनॉमी। अच्छा, ये जो है थे हमारे दो मेन पिलर्स थे कजाकिस्तान के, जिसके अंदर 39.5% जो था इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूट था जीडीपी के अंदर, और 53.7% जो कंट्रीब्यूट था वो था आपकी सर्विसेज का जीडीपी के अंदर इन 2005 2005 तक। द एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन द इम्पोर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो इम्पोर्टेंट रहा एम्प्लॉयमेंट के तौर पे, लेकिन ये प्रोड्यूस करता था सिर्फ और सिर्फ 6.8% ऑफ जीडीपी। एक्सपोर्ट्स आर स्टिल नैरोली बेस्ड ऑन द सेल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। एक्सपोर्ट जो थी वो फिर भी इनकी थोड़ी सी बेहतर थी, जिसके अंदर ये जो था कंट्रीज मेन एक्सपोर्ट्स आर ऑयल, ऑयल एक्सपोर्ट करते थे ये लोग, जो कि बहुत टनों के हिसाब से इनका ऑयल जाता था, ठीक है। गैस ये लोग एक्सपोर्ट करते थे, टेक्सटाइल्स ये लोग एक्सपोर्ट करते थे, ग्रेन ये लोग एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन ये लोग एक्सपोर्ट करते थे, और बाकी के हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी यही एक्सपोर्ट करते थे, हमारे नहीं यानी कि अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के अंदर ये एक्सपोर्ट करते थे। अच्छा, एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है अपनी कंट्री में कोई भी चीज डेवलप करके किसी को बाहर भेजना, ठीक है, यानी कि आप उसको बाहर बेचोगे, सेल करोगे, और आपको उसके पैसे मिलेंगे, यानी कि आपकी कंट्री के अंदर पैसे आएंगे। ओके, the government target is to double the country's GDP within the next 10-15 years, which would put Kazakhstan among the world's top 50 most developed nations। अच्छा, इनकी गवर्नमेंट का ये एम था, ये मोटिव था कि ये अपनी कंट्री के जो है तकरीबन डबल कर लें, जो जीडीपी इनकी चल रही थी उसको डबल कर लें, हर हर चीज की जीडीपी को डबल कर लें अगले 10 से 15 सालों के अंदर, ठीक है। और कजाकिस्तान जो था वो दुनिया के 50 मोस्ट डेवलप कंट्रीज के अंदर आ जाता। आई होप आप लोगों को ये तमाम चीजें समझ में आई हो और क्लियर हो। मुझे इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।